लोगों को जय भीम जय भारत। टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, डॉक्टर साहब ने पहले ही सबको धमका दिया है। तो हरियाणा का मैं हूँ तो हरियाणा की समस्या रखूँगा और उस पर एक्टिविस्ट बन के काम भी करूँगा, वरना डॉक्टर साहब फिर दोबारा बोलेंगे कि यहाँ पे आके भाषण झाड़ के चले जाते हैं, काम कुछ होता नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि हमारे जो यहाँ पे हरियाणा में जो स्कीमें चलती हैं उसमें स्कॉलरशिप स्कीम के ऊपर मैं बात करूँगा, जो कि हमारे शेड्यूल कास्ट बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो उनको स्कॉलरशिप मिलने में बहुत दिक्कत होती है। हरियाणा में बजट नहीं बनाया जाता है, बजट बना दिया जाता है तो 1 साल के बाद भेजा जाता है, तब तक उन बच्चों के एडमिशन निकल चुके होते हैं और वो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं। इस बात को डॉक्टर साहब जो है ज़रा इस बात का नोट लें और इस बात को ज़रूर लिखें। दूसरी बात, जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे होते हैं उनको जो स्कॉलरशिप दी जाती है उनको सिर्फ इंडियन स्कूल्स में एडमिशन लेने की परमिशन दी जाती है, जबकि जो अगर हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को उसी स्कॉलरशिप अमाउंट में फ़ॉरेन में पढ़ने की भी इजाज़त मिलेगी तो गरीब का बच्चा भी फ़ॉरेन में जाके पढ़ सकेगा और वो भी आके हमारे देश में एक टैलेंट बनेगा और नारायण मूर्ति कंपनी में ब्रेन ड्रेन नहीं कराएगा। और दूसरी बात, डी रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, अभी हरियाणा में शिक्षकों की पोस्ट भरी गई है, उसमें कम से कम 7,000 वैकेंसी भरी गई है। उसमें जो है डी रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इस तरह से कर दिया गया है कि आपके लिए हरियाणा डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास हरियाणा डोमिसाइल नहीं है तो आप उसमें हरियाणा में वैकेंसी में शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब मैं दिल्ली में रहता हूं लेकिन मैं हरियाणा का बाशिंदा हूं, मेरा दिल्ली में शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, लेकिन मेरे पास हरियाणा का डोमिसाइल भी नहीं है, इसलिए मैं हरियाणा में भी कैपेबल नहीं हूँ और हरियाणा में भी फॉर्म नहीं भर सकता, हरियाणा में नौकरी भी नहीं लग सकता। तो मेरी रिजर्वेशन जो है अपने आप ही ख़त्म हो गई है। तो ये रिजर्वेशन को एक ख़त्म करने के लिए हुड्डा सरकार जो है बिटवीन द फाइन लाइन मारती है शेड्यूल कास्ट लोगों को और हम मर रहे हैं। दूसरी बात, स्किल डेवलपमेंट, सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी में जो है पीपीपी मॉडल में सिर्फ 1st से लेकर 12th तक की बेसिक एजुकेशन की बात की जाती है, स्किल डेवलपमेंट की कोई बात की नहीं जाती है। हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है वोकेशनल एजुकेशन की ज़रूरत है, ना कि प्रोफेशनल एजुकेशन की ज़रूरत है। हमारे ही बच्चों को वो ड्राइवर काम वाले वो इसलिए बनाया जा रहा है, पढ़ाई के लिए उनको बेसिक में इसलिए पास किया जा रहा है 12th तक, ताकि वो पढ़े लिखे नौकर बने। और पढ़े लिखे नौकर बनाने के लिए उनको इतनी मेहनत कराई जा रही है ताकि उनको 10th तक तो कम से कम सर्टिफिकेट लेके आ जाए कि अगर उनको इमिग्रेशन कराना पड़े दुबई या कहीं और अपने बच्चों के लिए, कम से कम ये तो दिखा दे कि 10th पास है। तो वो पढ़े लिखे नौकर पैदा कर रहे हैं, ना कि वो पढ़े लिखे नौजवान पैदा कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा तो मैं जो है जब काम करूँगा तो दोबारा आऊँगा फिर बताऊँगा, तो इतना ही बोलूँगा। उसके अलावा जय भीम जय भारत। एयर इंडिया के पायलट हैं, एयर इंडिया के पायलट हैं, लेकिन अब एग्जाम्पल साथियों हमारे बीच में मुंशी राम जी हैं, ये रिटायर्ड चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं और JK से चलकर आए हैं। वो आए और केवल 2 मिनट में अपनी बात रखें मुंशी राम जी, चूंकि हर मुद्दे पर करीब करीब चर्चा हो चुकी है, कोई भी इशू बचा नहीं है, तो आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। आज के फंक्शन के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर उदित राज जी, हमारी जम्मू कश्मीर के रियासती यूनिट के सदर RK कुलसोत्रा साहब, दीगर मौजूद मेहमान और अति श्रोतागण, ये जो मुद्दा रखा है नो प्राइवेटाइजेशन नो कमर्शलाइजेशन, ये एक ऐसी बीमारी है। पहले ज़माने में जब हम छोटे छोटे होते थे, जब कोई ज़्यादा बीमार हो जाता था तो वो उसकी भी नब्ज़ देखते थे और नब्ज़ देख कर पता लग जाता था ये बच जाएगा नहीं बचेगा या इसकी बीमारी कौन सी है। डॉक्टर उदित राज ने आम जनता की, मीडियम क्लास की नब्ज़ को पकड़कर आपके आगे रखा है। अब आपका काम है उसको आगे मिशन को चलाना है। खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल अपनी हालत बदलने का। ईश्वर ही आपकी ये पोजीशन नहीं बदल सकेगा। आप पार्लियामेंट से मांगते हो,
आप मिनिस्टरों से मांगते हो, आप इन करप्ट सरकारों से मांगते हो, जब आप खुद तैयार नहीं होंगे। गॉड हेल्प दोज, याद रखिए, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो अपनी मदद आप करते हैं, ईश्वर उनकी भी मदद करता है। डॉक्टर उदित राज ने तो आपके आगे फार्मूला रखना है, उस फार्मूले को चलाना है या नहीं चलाना है। हाथ खड़े करो ना, जब मुझे सुनाओ कितने हाथ खड़े करते हो। ये चलाना चाहिए। हाँ, कुछ तो ढीले हैं, कईयों को बात ही नहीं समझ अभी तक आई। 6 घंटे हो गए हैं इस टॉपिक पर बोलते हुए। ये बीमारी है। मैं जब 1988 में अडल्ट एजुकेशन का प्रोजेक्ट अफसर लगा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ देखा फंड का हेरा फेरी। मैंने सरकार को लिखा, ये जो इतने फंड आप खर्च कर रहे हो JNK स्टेट में, ये सारा का सारा पैसा प्राइमरी एजुकेशन को, उनको टाट, उनको डेस्क, उनको किताबें, उनको स्कॉलरशिप दे दो। जब ये लेटर सेक्रेटरीट में गया डायरेक्टर ऑफिस में, दूसरे दिन उठाया था टैक्स। उसके बाद मुझे 98 में फिर चांस से लगा, और मैंने ये देखा प्राइमरी एजुकेशन में सिटी के जम्मू जो शहर के कस्बे के स्कूल हैं, जहां 10 बच्चे पढ़ते हैं, 20 टीचर अटैच हैं। और कौन से टीचर अटैच हैं? जो गांव से, हाई सेकेंडरी स्कूल से, हाई स्कूल के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो हैं, वो शहरों के प्राइमरी स्कूल में अटैच कर दिए गए हैं। किस लिए अटैच कर दिए गए हैं? ताकि वो अपने प्राइवेट स्कूलों को चलाएं दिन को, और शाम को उन मिनिस्टरों को, खड़पंचों के बच्चों को पढ़ाएं। और जो प्राइमरी स्कूल, उधर बच्चे है ही नहीं। अगर 8-10 बच्चे आते हैं तो उनको टाफियां खिलाकर भगा दिया जाता है। ये है हमारी जम्मू कश्मीर की एजुकेशन की हालत। अभी पिछले 2 महीने ये जो क्या शशि थरूर का वो SMS आया भी कि हमारी स्टेट में जम्मू कश्मीर को 3236 करोड़ रुपया दिया गया, और वो सारा का सारा सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान को दिया गया। वो सारा का सारा गफला हो गया है। हम सर्व शिक्षा अभियान को, आप पता नहीं दिल्ली के लोग क्या कहते होंगे, हम तो उसको कहते हैं सर्व मूर्ख अभियान। जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की इस वक्त पार्टियां चल रही हैं, हर पार्टी के पीछे उनकी मंशा होती है सर्व मूर्ख अभियान। और हम तालियां बजाते हैं, उनके फंक्शन में जाते हैं, और जब ये वाली कॉन्फ्रेंस हो हैं, तब हमें बहाने बारी आती है। हम उस टहनी पर बैठकर उस टहनी को काट रहे हैं जिस टहनी पर खुद बैठे हैं। 72-73 साल उम्र हो गई है। ये क्योंकि ये एक मेरे ही शिक्षा संबंधी टॉपिक रखा है, इसको छेड़ा गया है। इस सिलसिले में मैं 2100 रुपया अपनी जेब से पेंशन से कुलसोत्रा साहब को दे दूंगा, और कुलसोत्रा साहब की अगुवाई में ये जहाँ मर्जी मुझे जहाँ मैं नौकरी की है, मैं जंग तबके को भी, जो मुलाजिम हैं उनको भी, जो मेरे साथी रिटायर हो गए हैं उनको मैं अवेकनिंग करूंगा, ऑर्गेनाइज करने का काम करूंगा। इस उम्र में मैं जितना कर सकता हूँ कर सकता हूँ। जय भी, जय भारत। साथियों, आपने बड़े विस्तार पूर्वक सुना। साथी को तो मैं आमंत्रित करता हूँ योगेंद्र यादव जी, और मुझे लगता है कि यादव जी की कहीं आगे मीटिंग लगी हुई है, बार बार आग्रह कर रहे हैं, तो योगेंद्र यादव जी आए और अपनी बात रखें। उदित भाई, नंदिता जी, शाश्वती जी, मंच पे बैठे हुए बाकी सब साथियों, और यहाँ मौजूद देश के कोने कोने अलग अलग। ये कॉन्फेडरेशन जो कहता है करता है। 97 में कॉन्फेडरेशन बना, हमने भी जम्मू कश्मीर में बना लिया, और सबसे पहले रिजर्वेशन एक्ट जम्मू कश्मीर में बनवाया, 1 स्टेप ऑफ रिजर्वेशन करवाया, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट करवाया, स्पेशल ड्राइव करवाया। ये बहुत कम बातें हैं जो करवाई। कैसे करवाई? सबको जोड़ के और सड़कों पर उतार के। ये डेमोक्रेटिक ज़माना है भाई। गलत चीज़ को लेके बहुत लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वो बात मान ली जाएगी।
ये संगठन बनाओ, वो संगठन बनाओ, 50,000 संगठन बनाओ और रजिस्टर्ड कर लो, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो एक संगठन बना के मिलेगी और उस संगठन को देखो कि उसने पिछले सालों में क्या किया है, अगले सालों में क्या कर सकता है। और वो भारत देश में एक संगठन मिलेगा जिसका नाम है ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन फॉर SC ST। व्हाई नॉट टीचर एसोसिएशन, जॉइन दिस। क्यों दूसरे संगठन बनाने हैं? क्यों 24 अक्टूबर को प्रोग्राम करना है? क्यों 15 दिसंबर को प्रोग्राम करना है? जब देश के अंदर इतनी बड़ी काल है कि 25 नवंबर को इस देश की, इस राजधानी की सड़कें ब्लॉक कर दी जाएंगी, तो ये मुद्दा कोई बहुत बड़ी बात है? ये जो मुद्दा है 4 साल वाला, ये बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। इस देश में जितने भी मुद्दे कॉन्फेडरेशन ने उठाए हैं सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं और सर्वाइवल ऑफ मीडियम तबका है, सिर्फ SC ST OBC का नहीं, मीडियम तबका इस देश का। इस कॉन्फेडरेशन की एक और सोच है, कास्टलेस सोसाइटी। तो कास्टलेस सोसाइटी उदित राज ने सिर्फ SC ST OBC के लिए लिखा था, बोला हुआ। कास्टलेस सोसाइटी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सिर्फ SC ST OBC के लिए लिखी है। लेकिन आज तक कोई संगठन बता दे जो जर्नल संगठन है जिसने SC ST OBC की लड़ाई लड़ी हो, कैसे विश्वास किया जाए? मैं आज जितने सालों से ये कॉन्फेडरेशन चल रही है, आज ये असली स्वरूप देख रहा हूं यहां बैठा हुआ जर्नल और रिजर्व कैटेगरी के इंटेलेक्चुअल। यू आर द इंटेलेक्चुअल ऑफ द कंट्री। इफ यू यूनाइट, नोबडी कैन, आपको कोई नहीं रोक सकता। जो अचीवमेंट आपने करनी है, जो सपने लिए हैं, वो आप कर पाओगे। अगर ये संगठन फेलियर रहा तो सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से होगा, क्योंकि पैसा देने की आदत ना तो जर्नल में है इस संगठन को बचाने की और ना ही आप लोगों की। अभी पिछले दिनों मैंने जम्मू में 3 दिन का सम्मेलन रखा। महीने के बाद असेंबली का घेराव रख दिया। उदित राज जी ने वहां पे हाथ खड़ा करवा दिया। बताइए कितने लोगों ने इस संगठन को आज का ये 3 दिन का सम्मेलन करने के लिए और 1 दिन का घेराव करने के लिए पैसे दिए हो? तो कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ। तो भैया ये कैसे चलेगा काम? मैंने अपने जम्मू कश्मीर की आपको दशा बताई है। इतनी अचीवमेंट करने के बाद मैं 1 लाख रुपया, हम कहते हैं करते हैं, 1 लाख रुपया 25 नवंबर की रैली के लिए उदित राज जी के कॉन्फेडरेशन के अकाउंट में जम्मू कश्मीर से आ जाएगा। और मैं टीचर एसोसिएशन को ये अपील करता हूं कि अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक में आप मुझे डेट दीजिए, जम्मू कश्मीर में एक सम्मेलन हम आपका करवा देंगे। और आप 10,000 टीचर जब इस देश के अंदर ये मूवमेंट खड़ी करोगे तो ये सिर्फ 4 साल का नहीं, ये जितने भी कॉन्फेडरेशन ने आज तक मुद्दे उठाए हैं, इसी 25 नवंबर की रैली में ये गवर्नमेंट पूरे कर देगी, बशर्ते कि आप एक दिन डिसाइड कर लो। हर स्टेट के अंदर जाइए, कॉन्फेडरेशन के नेता आपको हर स्टेट के अंदर आपका प्रोग्राम कामयाब करने के लिए खड़े। हमने आपको डेट दे दी, आप तैयारी कर लीजिए, हमें 5-10 दिन पहले बता दीजिए। और ऐसे ही संगठन उदित राज जी के साथ मिलके पूरे देश में बनाइए, ताकि कॉन्फेडरेशन तो आपके साथ खड़ा ही खड़ा है, जर्नल लोग भी जो आपके माध्यम से इसके साथ जुड़ेंगे। इस देश की सरकार इतनी ताकतवर नहीं कि जो आपकी जायज डिमांडों को लेके SC ST OBC और मीडियम तबका के लोगों की जीत इस देश में न हो। थैंक यू। साथियों, जो कलसोत्रा जी कहते हैं वो करते हैं, इनका इतिहास रहा है ये। और मैं आमंत्रित करता हूं अमरनाथ पासवान जी को। ये हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े ही डायनामिक प्रेसिडेंट हैं ये, और सूबे के सबसे बड़े प्रांत के प्रेसिडेंट हैं। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तो पासवान जी आए और अपनी बात को रखें। सबसे बड़े सूबे के मालिक आप चलो सभी को जय भीम, नमो बुद्धा।
आज की सभा के मुख्य और हम सब के मुख्य माननीय डॉक्टर उदित राज जी, अभी हमारे जम्मू के साथी कलसोत्रा जी, और दिल्ली के साथी ब्रह्म प्रकाश जी, संचालन कर रहे हैं भाई विनोद जी, भुरानिया जी और एसपी सिंह साहब, शाश्वती मजुमदार जी, श्रीमती प्रीतमा हरित जी, बिंदु चौधरी जी, विनोद प्रीता हरीश जी और बीपी प्रधान जी, राधेश्याम जी और उपस्थित साथियों, साथी ये प्राइवेट सेक्टर में तमाम बातें हुई। प्राइवेट सेक्टर में हम कितना हक ले पाएंगे और इसकी मांग क्यों जरूरी है। और उदित राज जी ने पहले से ही समान शिक्षा प्रणाली की मांग शुरू से, और इन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है ये दलितों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। और इस मुद्दे को लेकर हम लोग 25 नवंबर को दिल्ली की सरजमी को जाम करने का जो संकल्प लिया है, पूरे देश से लोग आएंगे। क्योंकि आज ये जॉइंट एक्शन फ्रंट जो फॉर डेमोक्रेसी एजुकेशन के जो बैठक है, इसमें हमारे जो शिक्षाविदी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, वो सारे लोग इकट्ठा हैं। और बार बार बात आई एजुकेशन के जो 4 वर्ष का ग्रेजुएशन है, ये ग्रेजुएशन सिर्फ ग्रेजुएशन है या तकनीकी शिक्षा होगी, ये व्यवहारिक रूप से हमें ये शिक्षा प्राप्त करके नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारे लोग पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, ये तमाम बड़ी समस्याओं को लेकर ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा बहुत गंभीर है। और फिर भी हम सजग नहीं हैं, ऐसा लगता है हम सजग नहीं हैं। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग भी कह रहे थे मैं बहुत दिन से लड़ रहा हूँ और अभी भी लागू हो गया है। तो अभी साथी हमारे बोल के गए कि मुझे अब बचाओ नहीं, बनाओ करेंगे। तो बनाओ के लिए हम पहले खड़े तो हो जाएं। अभी हम खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, और खड़े भी कैसे हों। इतने आंदोलन होते, इतने बड़े बड़े आंदोलन उदित राज जी पूरे देश में दौड़ते हैं, हम सब अपने अपने जिले और प्रदेश में काम करते हैं। जब हम कमज़ोर होते हैं तो कहाँ से कमज़ोर होते हैं। तो पता चला कि ये 40,000 कितना विनोद जी, 40,000 रुपये, ये 48,000 रुपया यहाँ का जो है खर्चा है। अगर इस खर्चे को हम लोग मीट आउट करें और दिन भर चर्चा करें, तो 48 लोग अगर हाथ उठा दें 1,000 रुपया देने के लिए, तो अभी 5 मिनट में 48,000 रुपया है। 2 लोगों से 48,000 नहीं होगा। 1,000 नहीं दे पाएंगे तो हम 500 रुपये उठा दें तो काफी लोग उठा देंगे। दीपक जी 2 उंगली हो गई। 500 रुपये भी नहीं, 100 रुपये तो दे सकते हैं। अगर 100 रुपये देंगे तो मैं समझता हूँ 10,000 रुपये तो हो ही जाएगा। क्या तैयार हैं हम लोग 100 रुपये दे पाएंगे? अब भी नहीं दे पाएंगे। सबका हो जाएगा। एक वर्ष देखिए ऐसा है कि ये सम्मेलन या संगठन 100 रुपये दे के हम अगर इतने बड़े ऐसी हाल में बैठे और खाना भी खाएं, जो नहीं देगा वो हाथ खड़ा। अब बड़ी समस्या हो गई। अब ये लग रहा कि जो नहीं देगा वो हाथ उठाए। चलो अभी यही हो गया। कोई नहीं है। इसका मतलब है कि आप लोग लड़ाई जीतेंगे और निश्चित तौर पर आप लोग यहाँ पैसा जमा करेंगे। साथियों, ये मैं तो यूं ही कह लिया, एक आदत का मजबूर हो गया। मुझे लगा कि पहले सबसे बड़ा भिखारी बनना पड़ेगा, संगठन चलाने के लिए सबसे बड़ा भिखारी बनना पड़ेगा। और अगर हम भिखारी नहीं बन पाए
तो हम संगठन नहीं चला पाएंगे और नहीं कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। मैं समझता हूँ कि तनख्वाह तो सभी को, अब ब्रह्म प्रकाश जी हंस रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश जी जो है ये पहले कहते थे, पता नहीं चूक हो गई क्या, ये जो कुछ बोले नहीं। तो साथियों, बगैर ये सहयोग का सम्मेलन नहीं चल सकता, आंदोलन नहीं चल सकता, और अगर आपने पैसा नहीं निकाला तो घर से भी नहीं निकल सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को आप रास्ता भी नहीं दे सकते हैं। ये जो श्रवण मानसिकता के लोग हैं ये निश्चित तौर पर जान गए हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश की ओर चलूं तो उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट ने 4 जनवरी 2011 को हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, एक नमूना था, नमूना कि देखो दलित जगा हुआ है या इसका हक छीन लिया जाए, ये चुपचाप घर में बैठा रहेगा। हुआ यही, सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दिया प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए, और दलित आंदोलित नहीं हुआ। आंदोलित भी हुआ, मैं कैसे कह दूं आंदोलित नहीं हुआ, आंदोलित हुआ है, लेकिन अलग अलग फ्रंट पे, अलग अलग फ्रंट पे। हमने कहा, अभी संबंध में हम बोल रहे थे तो हमने कहा ये कन्फेडरेशन जो बना हुआ ये हमारा नहीं है, ये कन्फेडरेशन डॉक्टर उदित राज जी का भी नहीं है। कन्फेडरेशन तमाम SC/ST जो ऑर्गेनाइजेशन बने हैं उसका कन्फेडरेशन है और उसका नेतृत्व डॉक्टर उदित राज जी कर रहे हैं। इसलिए हम सबका दायित्व होता है, चाहे जिस संगठन में काम कर रहे हैं, उस संगठन को लेके कन्फेडरेशन के माध्यम से हमको पूरे देश की आवाज और दलित की आवाज लेकर पार्लियामेंट को घेरना, और 25 नवंबर को दिल्ली की सरजमी पे लाखों लाख लोगों को लेके आना है, जिससे पार्लियामेंट में बैठे हुए जो गूंगे बहरे, ये हमारे खुद के सांसद हैं, जो विधानसभाओं में बैठे ये विधायक हैं। हम तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं जहां 58 विधायक हैं और कहने के दलित हैं, एक भी बंदा बोलने को तैयार नहीं, और पार्लियामेंट में इतने लोग हैं फिर भी बिल क्यों हमारा रुका? क्या इस पे जिद्दोजहद नहीं हो सकता? क्या आपका पोस्ट कार्ड उनके पास नहीं जा सकता है कन्फेडरेशन की ओर? जाना चाहिए। आखिरकार जब ये बिल राज्यसभा में पास हुआ है तो लोकसभा में क्यों नहीं पास हो रहा? क्या ये राजनीतिक खेल है? तो राजनीतिक जिम्मेदारी तो आपको भी लेना है, हमको भी लेना है। इसलिए हम सबके दायित्व है कि ये जो गूंगे बहरे लोग हैं, हम तो कहते हैं, हमारे लोग भी कहते हैं कि ये जो 121 से ज्यादा सांसद दलित बैठे हैं, अगर मात्र एक आदमी और आपके बीच के डॉक्टर उदित राज पार्लियामेंट में होते तो निश्चित तौर में पार्लियामेंट हिलती रहती और पूरे देश में हंगामा मचा होता। लेकिन जब चुनाव आता है तब हम भी अलग हो जाते हैं, चाहे जाति के नाम पे और चाहे पार्टी के नाम पे अलग खड़े दिखाई होते। हमें तो स्वागत करना चाहिए था जब डॉक्टर उदित राज कमिश्नर जैसी नौकरी को छोड़ के, और हम सब तमाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे सोच रखते थे, दूर और तमाम त्याग करते हुए, और डॉक्टर उदित राज जी ने जो त्याग किया और ये निजी क्षेत्र में जो आरक्षण की मांग किया है, ये तो तमाम सरकारी नीतियों हम जा रहे हैं नीचे। तो ये जो सरकार शिक्षा नीति पे हमारा इस तरह से रोकने का काम कर रहा है, इसको लेने का दायित्व हम सबका है। इसलिए हम सबको 25 नवंबर को बड़े ही ताकत पे आकर अपनी यहाँ एक हुजूम लगाना है और डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व को सफल बनाना है, और हम अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। ये राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, जो फ्री एजुकेशन फॉर ऑल सरकार अगर चाहती है तो ये फिर प्राइवेट सेक्टर में इतनी महंगी शिक्षा क्यों? भारत आज सबल बताता है, भारत आर्थिक रूप से सक्षम है, तो फिर इस सारी शिक्षा, यूनिवर्सल शिक्षा, इसको फ्री क्यों नहीं करता? फ्री करे। ये सारे मुद्दों पर हम लोगों को चर्चा करनी थी। विनोद जी खड़े हो गए हैं, मैं बहुत आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे।
मैं अपनी बात को विराम दूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, धन्यवाद साथियों। अभी हमारे कलसोत्रा साहब ने अपील की आप लोगों से, 500 से 100 पे भी आ गए, 200 पे भी आ गए हैं कलसोत्रा जी, तो निश्चित रूप से सभी कंट्रीब्यूट करेंगे। अब मैं चूंकि एक प्रोग्राम हमारा समापन की ओर है, तो साथियों एक चीज यहाँ पे बताना मैं चाहूंगा आपको। प्रोग्राम समापन के बाद चाय की व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है। जहाँ पर आपने लंच किया वहाँ पर आप चाय लेकर जाएंगे, और लास्ट में माननीय डॉक्टर उदित राज जी बोलेंगे, और जो आपका धन्यवाद है दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी हमारे बीच में मौजूद हैं, तो वो करेंगे। तो मैं आज के आधुनिक समय के बहुजन नायक और इस देश की जो गड़ी सड़ी व्यवस्था है उसको सही दिशा देने के लिए जो संघर्ष रहते हैं दिन रात, वो अपने परिचय के मोहताज नहीं है। तो मैं माननीय डॉक्टर उदित राज जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना वक्तव्य पेश करते हुए आज की सभा का समापन करें। सबको लिख लो, 100 अगर हमारे अकेले से होता तो हमारे अकेले से होता तब तो कब चुका हुआ था। तो पेपर होगा वहाँ पर। मैं प्रस्ताव बना ही रहा था कि अचानक विनोद जी ने आवाज़ दिया कि मुझे कहना है कुछ। तो साथियों, मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं। बहुत कुछ कहने से फायदा नहीं है। बातें आपने बहुत सुना, बड़ा ज्ञानवर्धक रहा, लेकिन मैं एक चीज़ और चाह रहा था कि इंटरैक्टिव सेशन में वहीं से लोग अपनी बात को कहते तो किसी के मन की बात रह न जाती। क्या ऐसे कोई लोग हैं जो अभी भी अपनी बात को रखना चाहते हैं, कोई विचार रखना चाहते हैं, कोई एक्शन का प्रोग्राम, कोई ऐसा है? हाँ बोलिए। क्या है? अकोमोडेशन, छात्रावास। हाँ, अच्छा, और आगे? हाँ, सुन लिया, आगे? कोडलेस जा रहा है उससे। ये माइक बंद है, ये कोडलेस बंद है, इसको खोल दो। सर, मैं आपके कलेक्टर दिल्ली प्रांत से ही हूँ। वैसे मैं पंजाब स्टेट को बिलोंग करता हूँ। मैं सिर्फ एक विचार रखना चाहता हूँ। बहुत सारे भाइयों ने विचार तो काफी दिए हैं, मेरा विचार थोड़ा सा हटके है। ये पक्की बात है कि हमारा जो रिजर्वेशन का मुद्दा है, चाहे किसी भी फील्ड में है, सर्विस में है, एजुकेशन में है या कहीं भी है, ये सारा का सारा आपका पॉलिटिकल सेटअप से है। जब से देश आजाद हुआ है आज तक हमारे साथ क्या हुआ है, हर विभाग में आप देखते हैं कोई रिजर्वेशन का नाम तो जरूर है, रूल तो बने हैं, लेकिन जो आज उसका पदाधिकारी बनकर के आता है, चाहे वो प्रेसिडेंट होता है, चाहे सेक्रेटरी होता है, सबसे पहले उसको टांग किया जाता है। रिजर्वेशन पॉलिसी कहीं भी पूरी तरह से लागू नहीं हुई, सवाए कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जैसे यूपीएससी, वहां लोग गवर्नमेंट की वेल डिफाइंड लाइन है, वहां वो लेते हैं। पब्लिक सेक्टर में देख लीजिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो स्टेट से है वहां देख लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अभी एक बैंड निकाली थी कि अभी से ये जो है मैंने लागू किया है, में हो गया है, चलो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं
23 साल से पब्लिक सेक्टर के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। किसी भी पब्लिक सेक्टर में आज तक SC/ST का कोटा पूरा नहीं है और आगे रिक्रूटमेंट बंद हो गई है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बंद करती जा रही है। प्राइवेटाइजेशन वाले मैं ये बात हो चुकी है और इस कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो हमें आवाज बुलंद करनी है कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म कन्फेडरेशन बना है इसको हम मजबूत करें। दूसरा, जो हम विधायक या MLA MP हमारे रिजर्वेशन कोटे में से जाते हैं उनसे भी हम पूछें कि आप हमारा वोट लेकर के क्या वहां उनकी गोदी में बैठ जाते हैं, उनको ऐसा कैसा करते हो, अगली बार आप टिकट देने के लिए अपनी जगह बनाते हो और हमारी छाती के ऊपर मूंग दल करके रिजर्वेशन पॉलिसी को नजरअंदाज करके आप किस तरीके से हमारा हक प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें साथियों अब और ज्यादा देर तक गुलाम नहीं रहना चाहिए। हमें सामाजिक संगठन बनाने चाहिए और माननीय उदित राज जी के वो जो सपने हैं वो सपने ना रह जाए, हमें उनका तन मन धन से साथ देना चाहिए। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। सर नमस्कार। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय PL पुनिया साहब जो हैं, आप माइक ले लीजिए। हमारे विषय से हटके है भाई, PL पुनिया जी का विषय नहीं। आप और किसी का प्रश्न? कोई और? इस इंटरैक्टिव सेशन में भाषण नहीं होता, सवाल जवाब का रूप होता बस। मैं नवादा से हूँ। तो सवाल मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष मदन राम जी को दिया था, शायद उनको मौका नहीं मिला कहने का। ये हमें आरक्षण के बारे में ये समझ में नहीं आ रहा है। सारे वक्ताओं से शिक्षा की बात की, तो हमें जो कल्याण छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है उस पर भी प्रतिबंध लग गया है। उस पर भी निर्धारित कर दिया गया है कि 2 लाख से ज्यादा किया है जो मतलब आय नहीं होना चाहिए अभिभावकों की। दूसरे पर ठीक। सर आपसे एक क्वेश्चन है। जैसे अभी आपको बता कि 4 ईयर कोर्स में फाउंडेशन कोर्स में जब फाउंडेशन कोर्स लागू करेंगे उसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी एजुकेशन दी जाएगी, तो हमारे डिफरेंट सेक्टर से SC/ST OBC के स्टूडेंट आते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं होता कि रखता कैसे बनाते हैं। हम गाँवों से आते हैं कि टीडी क्या होती है, हवा का नहीं, वो तो हो गया ना, वो तो पूरा रामायण पढ़ लिया गया। अब आप पूछ रहे हैं क्या है? उसमें ऑब्जेक्शन कैसे है? इसी पर हम लोग बहुत दिनों से 4-5 महीने से यही काम कर रहे हैं। हम लोगों को पता है इसका, इसी पर फाउंडेशन कोर्स में जो ऐसा पढ़ा आई कौन फॉलो यू which in IP university is not implementing the regulation. not implementing policy. They are creating obstacles. ठीक, इसको अलग से हमें रिप्रेजेंटेशन दे देना। यू गिव मी रिप्रेजेंटेशन सेपरेटली। I'll write to the university and concerned minister also. I understand. अच्छा ठीक है। अब अभी किसी को भी कोई बात कहनी हो तो बता सकते हैं। और यहाँ पर भवननाथ जी के आह्वान पर कुछ लोगों ने कुछ अनुदान यहाँ पर भेजा है और कुछ अनुदान और भी आ सकते हैं, तो उनके जो ये लोग अनुदान दे रहे हैं उनके नाम की भी घोषणा बाद में विनोद जी कर देंगे। तो साथियों, ये रेजोल्यूशन में बना ही रहा था, तब तक मुझे कह दिया गया कुछ कहने का। रेजोल्यूशन हमने बनाया है और इसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन होगा तो नॉट मेजर चेंज इज गोइंग टू टेक प्लेस इन। तो जो ये बनाया है मैं उसी को मूव कर देता हूँ। तो ये फ़ायदा ये होगा कि ये कोई और रेजोल्यूशन मूव करते तो समय और जाता और मैं अपने वक्तव्य को काट करके रेजोल्यूशन को ही मूव करते हुए और कुछ चंद शब्दों में बात को समाप्त करूँगा। ज्वाइंट एक्शन फ्रंट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन की ओर से आज स्पीकर हॉल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा का निजीकरण एवं बाजारीकरण बंद हो। जब तक समान शिक्षा नहीं किया जाता तब तक अनिवार्य शिक्षा का कोई तात्पर्य नहीं।
कहने का मतलब कि जो RTE बनी थी उसका कोई मतलब नहीं होता, जो अनिवार्य शिक्षा का बहुत ज़्यादा ढिढोरा पीटा जा रहा है। सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP के तहत निजी हाथों को स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थाएं किसी भी स्थिति में सौंपी न जाए जो स्कूल दिए जा रहे हैं। देश की आबादी के अनुसार लाखों छात्रवृत्ति का सृजन होना चाहिए, इससे वित्तीय संसाधन का दुरुपयोग भी रुकेगा। जैसे ये कहने का मतलब है कि ये जो सर्व शिक्षा अभियान था, सारा पैसा खराब हो गया। अगर छात्रवृत्ति के रूप में वो पैसा दे दिया गया होता तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत हो जाता। तमाम सरकारी अधिकारी से लेकर NGO लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान के पैसे का बहुत दुरुपयोग किया। उसके एवज में स्कॉलरशिप दिया जाना चाहिए था या हॉस्टल बनना चाहिए था। दैट वाज वेस्टेज ऑफ ह्यूज रिसोर्सेज। इसका कहने का मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में FUIP को लागू किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक छात्रावासों का निर्माण किया जाए, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, एक विषय है, एक तरह से कहा जा सकता है। अब इसको एक्शन पार्ट में मैं लिखने ही वाला था, तब तक बात आ गई यहाँ पर। जैसे मैं बोला, सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त मांगों एवं अधिकारों के लिए न केवल राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर संघर्ष किया जाएगा बल्कि जनपद और गांव तक, यानी पूरे देश स्तर पर। शिक्षा के अधिकार को लेकर देश में संघर्ष कम हुए हैं और अब इसे तेज किया जाना चाहिए। प्रत्येक स्तर पर जो भी समान विचारधारा वाले संगठन हों उनसे तालमेल किया जाएगा। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक आंदोलन के केंद्र बिंदु होंगे। अल्पसंख्यकों को आंदोलन का केंद्र बनाया जाए। तो ये दो प्रस्ताव हैं। तो इसके ऊपर कोई सुझाव हो, यानी और आगे बढ़वाना चाहते हैं या इसमें कोई बदलाव हो तो आप कह सकते हैं। हाँ, रिजर्वेशन पॉलिसी छूट गया है। हाँ, रिजर्वेशन पॉलिसी इन बैकलॉग। और क्या है? पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए तो रेजोल्यूशन नहीं पास हो सकता ना। एक फिलॉसफी होती है ना, एक ऑब्जेक्ट होता है ना। नॉर्मली जो वी विल बी डिविएटिंग फ्रॉम ट्रेडिशन, वो ठीक है, वी कैन इंक्लूड। देन समबडी विल आस्क कि हमारे क्षेत्र में ये कमी है, वो भी जोड़ दीजिए। वो कहेगा कि हमें ये चाहिए, तो दैट विल नॉट बी ए रेजोल्यूशन, बट ऑफ कोर्स वी कैन कंसीडर इट द पार्ट ऑफ द मोमेंट। उसकी हम मांग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एजिटेशन कर सकते हैं, बट सर्टेनली इट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन, वरना अदर्स पीपल विल आस्क फॉर मेनी अदर थिंग्स। हाँ, यह है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल का ये हम कर सकते हैं। आपने क्या कहा था? व्हाट डिड यू से? यूनिवर्सिटी की सेटिंग ऑफ यूनिवर्सिटी आल्सो सी सेड। यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई और अवेलेबिलिटी हो, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई ऐसे प्रोग्राम हो जिसका अनुवादक बाहर से बुलाए जाए, प्रॉपर एजुकेशन का प्रोग्राम यूजीसी कर सकती है, संसद कर सकती है, मिनिस्टर कर सकते हैं। और हिंदी तो क्योंकि हिंदी भाषी प्रदेश ज्यादा है भाई, और पंजाब जैसे पंजाब में बोली जाती, महाराष्ट्र में बोली जाती, पर हिंदी भाषी क्षेत्र बहुत है। और जो हमारा OBC और SC/ST स्पेशली, क्योंकि उनके बीच मैंने काम किया है, तो हम लोग देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में हिंदी का ही ज्यादा माध्यम है और हिंदी माध्यम से वो पढ़ के आते हैं। हाई लेवल से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। सर, मैं खुद स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, ग्रेजुएशन की किताबें को समझ नहीं आ रही, तो मैं क्लास लेवल 4 से उनको अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ कि उनको ग्रेजुएशन में कुछ समझ आए। नहीं, दिस इज करेक्ट।
दी अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल हिंदी में होना चाहिए। हॉस्टल्स के साथ ये भी डालते हैं। हाँ, हॉस्टल के साथ में विल ऐड अप दिस ऑल्सो। हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस का इंडियन लैंग्वेजेज में इंडियन लैंग्वेज जैसे स्टेट वाइज हो जाए या कोई भी प्रोग्राम, जैसे ये तो मैंने बताया वेरी बिग प्रोजेक्ट, इसके बगैर इंडियन लैंग्वेजेज वालों को तो बड़ा मार खाना पड़ रहा है ना, ये FYUP वाले बहुत ज़्यादा बहुत। हाँ, नार सिंह जी बताएं। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की गई है उससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। और मेरी बात से यहाँ इस सभागार में जो भी साथी मेरे बैठे हुए हैं, शिक्षाविद हैं, अध्यापक हैं, वो जरूर सहमत होंगे। आप सरकार को इसके बारे में लिखिए। नहीं, उससे प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ा। खैर, उसके बारे में दोबारा सरकार को रिव्यू किया। आरटी को हमने लिंक कर दिया है। हमने कहा कि आरटी इज इटसेल्फ मीनिंगलेस टिल देयर इज नो इक्वल और इट इज नॉट लिंक टू द इक्वल एजुकेशन। तो उसको इस तरह से हमने वाइडर उसमें कर दिया है, तो उसमें मेरा ख्याल है कवर होना चाहिए इसको। नो रिटेंशन पॉलिसी अलग से मतलब कुछ स्टूडेंट्स की सीट खरीद लेना है स्कूलों में पब्लिक फंडेड उससे, और दूसरा है कि आप बच्चे को पास करते रहेंगे। तो ये जो कह रहे हैं वो जिस तरीके से इवन डीयू में डायल्यूशन हुआ है कि आप लगातार बच्चों को पास करेंगे, दबाव रहता है कि डायल्यूशन विदाउट होल्डिंग एग्जामिनेशन। एक भी था ना कि माइग्रेट कर देना, प्रमोट करना। हाँ, बस कंटिन्यूसली प्रमोट कर रहे हैं नो रिटेंशन पॉलिसी, बहुत घातक। मेरा निवेदन ये है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नॉन टीचिंग के अंदर अभी भी बैकलॉग कोटे लागू नहीं कर रहे हैं। और रोस्टर में हर कॉलेज में गांधी रवायती हो रही है, लेकिन रिजर्वेशन पार्ट हैज बीन टेकन केयर ऑफ, बैकलॉग एंड रिजर्वेशन। और कोई बात? सर, एमपी पीएचडी में हायर एजुकेशन में एक राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप है जो 2000 स्टूडेंट को, SC/ST के 2000 स्टूडेंट को मिलती है। और ये जो स्कॉलरशिप है इसको सारे स्टूडेंट को, जितना स्टूडेंट भी रिसर्च में आ रहा है, सारे स्टूडेंट को इसको एक्सटेंड करने का एक डिमांड बन सकता है, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट आता है रिसर्च में आता है तो उनको इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं मिलता है, वो अपना रिसर्च नहीं कर पाते हैं। इसलिए राजीव गांधी जो स्कॉलरशिप है उसको एक्सटेंड किया जाए, SC/ST के जितने भी स्टूडेंट हैं सबको अर्जी में दिया जाए। चलिए, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। उसे छात्रवृत्ति के बारे में तो लिखा मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए, तो उसमें मैक्सिमम स्कॉलरशिप हायर लेवल पर भी हो और ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। हाँ बताएं। वो सर्वमूर्ख प्रोग्राम वाला इंक्वायरी होनी चाहिए, और जिन लोगों ने इस फैसले को खुद किया गया है, बहुत पैसा खाया लोगों ने, बहुत पैसा खाया, उनको सर्वश्रेष्ठ कई हजार करोड़ खाया गए। ये सारे चोर हैं, ये दंगे हो जाएंगे, ये बात आप मानेंगे नहीं, और ये डिमांड करती है और लोगों में जोश बढ़ते जाएंगे। जो पॉसिबल नहीं है, क्या किया जा सकता है? चोरों ने खा लिया, अब क्या करोगे? 4 साल 5 साल 10 साल का रिकॉर्ड, जो उनको इंक्वायरी करने जाएगा वो भी पैसा खा लेगा, वो और सरकार के ऊपर चूना लगेगा। ये तो पुराना हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनसे बड़ा कोई बेईमान हो सकता है? क्या बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफिसिट अकाउंट, ये अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये कानून बनाने का काम कर रहे हैं। इन्हें अपने काम से फुर्सत है। हमारे यहाँ जो डिफिसिट अकाउंट है, इनके वजह से सारे प्रोजेक्ट रोक रखा है इन लोगों ने। इनको अपने काम से मतलब नहीं है, ये इनसे कोई उम्मीद न करिए। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम इज आल्सो करप्ट, बट डोंट थिंक दैट जुडिशियल सिस्टम, वहाँ चेहरे के हिसाब से ही न्याय मिलता है, और चेहरा ये खुद बना देते हैं कि किस वकील का भाव बढ़ेगा। 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपया आप दीजिए, तब जाके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग करा सकते, आप न्याय ले सकते हैं इस देश में। जिस दिन इनकी शुरुआत हो जाएगी, पता लगे कि दुनिया में इससे ज्यादा करप्ट, इससे ज्यादा निकम्मी कोई सिस्टम नहीं हो सकता। एक कॉमन आदमी या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में से न्याय ले